गुड आफ्टरनून। मैं सिमी भारद्वाज फ्यूचर क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में आपका स्वागत करती हूँ। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था और हमने उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लिया था, कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी आए। अब हम चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध। अब देखते हैं कि इन दोनों युद्धों की जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था, वो कैसे कैसे तैयार हुआ। हमने देखा कि 1760 में बांडीवाश का जो युद्ध था उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और उनका एक स्थान था पौंडीचेरी, वो उनसे छीन लिया। ठीक है, और वो अपने अपने स्थानों की जो थी वो किलेबंदी शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्लासी और बक्सर जो है, इनका कैसे ये युद्ध शुरू हुआ, क्यों हुआ। तो देखो, एक तो इन्होंने क्या किया कि अपने अपने स्थानों की जो थी उन्होंने दुर्गीकृत करना जो था, किलेबंदी करना जो था, वो शुरू कर दिया था। साथ में हम देखते हैं, देखो बंगाल की बात करते हैं क्योंकि ये बंगाल से रिलेटेड है। बंगाल में क्या हुआ कि औरंगजेब के टाइम से ही, औरंगजेब के समय में, यानी कि औरंगजेब ने बंगाल में एक जो था दीवान नियुक्त किया जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, कि औरंगजेब ने बंगाल में एक व्यक्ति को दीवान नियुक्त किया जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। दीवान क्या होता है? टैक्स इकट्ठा करने वाला अधिकारी, यानी कि पैसों का लेन देन करने वाला अधिकारी। ठीक है, अब देखो 1707 में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही जो मुगल साम्राज्य है वो पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। और 1717 में ये जो दीवान नियुक्त किया था ये नवाब बन बैठा, बंगाल का नवाब बन गया और इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, क्या किया इन्होंने? ये 1717 में मुर्शिद कुली खां जो था, मुर्शिद कुली खां, इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और ये नवाब बन बैठा और ये अपनी जो था वो राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिदाबाद, देखो पहले बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका हुआ करती थी और इसने नवाब बनते ही अपनी राजधानी कहाँ चेंज कर ली? मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसने क्या किया? 1719 ईस्वी में इसने ओडिशा को, जिसको ओडिशा बोलते थे, ओडिशा को बंगाल में मिला लिया। देखो बंगाल का जो एरिया था वो घटता बढ़ता रहता था। अगर कोई जो है नवाब योग्य है तो वो कुछ एक क्षेत्रों पर अधिकार करके उसको बंगाल में मिला लेता था। अगर योग्य नहीं है कोई नवाब तो वो क्षेत्र छिन जाते थे। इसलिए देखो बंगाल, आज का बंगाल मत समझना। देखो उस टाइम पे आज का हमारा जो वेस्ट बंगाल है प्लस जो हमारा बांग्लादेश है और साथ में देखो उड़ीसा, फिर आगे चल के इसमें बिहार भी आ जाएगा। तो बंगाल जो है उसका क्षेत्र, उसका एरिया जो था वो घटता बढ़ता रहता था। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां के बाद इसका जो है दामाद कौन आया? शुजाउद्दीन नवाब बना। एक योग्य शासक नहीं था। ये रहा हमारा 1727 से 1739 तक ये नवाब रहा। और देखो इसने क्या किया था कि 1719 में ओडिशा को मिला लिया था और इसने 1733 में बिहार को भी बंगाल में मिला लिया। अब देखो इसके पास कितने एरिया हो गए? उड़ीसा भी आ गया और बिहार भी इसमें आ गया। और जब इसने बिहार को बंगाल में मिलाया तो इसने क्या किया कि इसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कौन किया? सूबेदार, जिसका नाम था अली
वर्दी खां। देखो जब एरिया बढ़ेगा तो उनका एरिया बढ़ेगा तो अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और शासन प्रशासन तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। आज भी हम देखते हैं, आज भी स्टेट का शासन के फिर केंद्र का शासन, यानी कि ज़रूरत पड़ती है अधिकारियों की। जितना बड़ा क्षेत्र बड़ा होगा अधिकारी उतने ही ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि बिहार को बंगाल में मिलाकर बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया, अली वर्दी खां को। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद आता है हमारा 1739 से 1740 तक क्या हुआ, सरफराज खां जो था ये गद्दी पर बैठा। देखो ये जो था शुजाउद्दीन जो था मुर्शिद कुली खां का दामाद था, बेटा नहीं था, दामाद था। ठीक है, और ये 1739 से 1740 इसमें गद्दी पर बैठा, और 1740 ईस्वी में इसने क्या किया, गिरिया के युद्ध में किसको हरा दिया, सरफराज को। किसने हराया, अली वर्दी खान ने। देखो अली वर्दी खान जो था एक योग्य शासक था, कुशल शासक था, और उसने देखा कि देखो मुर्शिद कुली खान जो औरंगजेब के टाइम में एक दीवान हुआ करता था, फिर वो सूबेदार हुआ, फिर उसने 1717 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी, खुद नवाब बन बैठा। तो इसने इसी की नीति को अपनाया, और इसने क्या किया कि इसने सरफराज को गिरिया के युद्ध में पराजित किया, और खुद जो था वो नवाब बन गया। इंक डाली इस वाले में। ठीक है, अब देखो 1740 से 1756 ईस्वी तक कौन रहा, हमारा अली वर्दी खां। ठीक है, किसको हरा के, सरफराज को गिरिया के युद्ध में हराकर ये जो था वो बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, और ये देख रहा था कि एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि इन्होंने जो था वो अंग्रेजों को किलेबंदी करने की मनाही कर रखी थी, यानी कि वो व्यापार कर सकते थे फ्री होकर, क्योंकि आपने देखा होगा 1717 में फर्रुखसियर ने इनको टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दी थी बंगाल में और सूरत में। और उन्होंने क्या बोला था कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते हो। किलेबंदी क्या होती है कि सुरक्षा की दृष्टि से किया गया एक कार्य होता है, जैसे आप दीवार बना लो है ना घर के बाहर या किले के बाहर, वो होती है किलेबंदी। ठीक है, तो किलेबंदी की मनाही कर रखी थी, और ये चुपचाप, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया, ये चुपचाप उनके कामों पर दृष्टि रखे हुए था। और इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की और कहा कि ये अंग्रेज जो है मधुमक्खियों के छत्ते की तरह है, इनसे शहद तो मिल सकता है, मधु तो मिल सकता है, लेकिन छेड़ने पर ये डंक मार सकती हैं। मतलब कि हम जो थे वो अंग्रेज, जो अब देखो अंग्रेजों का ही फायदा नहीं था, हमारा भी फायदा था। जब अंग्रेज, हमने सिर्फ बंगाल और सूरत में उनको टैक्स फ्री किया था व्यापार, बाकी जगहों से तो हमें टैक्स आता था। तो उसने क्यों बोला ऐसा कि अगर हम उनको छेड़ेंगे तो ये हमें काट खाएंगी, हमें थोड़ा बहुत टैक्स जो था वो अभी मिल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं तो थोड़ा बहुत हमें मधु मिलता रहेगा, अगर हम इनको छेड़ेंगे तो ये डंक मार सकती हैं, काट सकती हैं। ठीक है, और इसने अंग्रेजों को रोकने के लिए कोई खास कार्य नहीं किए। ठीक है, वो उन पे सिर्फ दृष्टि रखे हुए था, लेकिन उन्होंने उनके विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, अब देखो 1756 में क्या होता है कि अली वर्दी खां की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 ईस्वी में। अब देखो इसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसका अपना बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी। ठीक है, इसकी 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी थी घसीटी बेगम जो कि ढाका के गवर्नर की विधवा थी। ठीक है, और दूसरी जो उसकी बेटी थी उसका एक बेटा था शौकत जंग जो पूर्णिया का नवाब था। ठीक है, और सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था सिराजू दौला। ठीक है, तो इसने अपने जीवन काल में ही सिराजू दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो जब सिराजू दौला को इसने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था तो देखो यहाँ पे आंतरिक विद्रोह भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो सिराजू दौला था वो सबसे छोटी बेटी का बेटा था, यानी कि इसका नाती था। लेकिन 2 बेटियां और भी थी, तो घसीटी बेगम भी सिराजू दौला के खिलाफ हो गई, और जो शौकत जंग था वो भी सिराजू दौला के खिलाफ हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिराजू दौला ने क्या किया कि 1756 से 17
57 तक ये शासक रहा। कौन? सिराजुद्दौला। मैं यहाँ पे सिराज लिख देती हूँ, सिराज का मतलब सिराजुद्दौला से है, ठीक है, यानी कि ये सिराजुद्दौला, ठीक है। तो देखो 1756 में, अक्टूबर 1756 में इसने मनिहारी के युद्ध में किसको खत्म कर दिया? शौकत जंग को, ठीक है, शौकत जंग को इसने पराजित किया और इसकी जो थी वो हत्या कर दी। तो इसका एक शत्रु जो था यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारे थे फ्रांसीसी और अंग्रेज प्लस अंग्रेज, ठीक है। मैंने कहा कि इन्होंने क्या किया? कलकत्ता प्लस चंद्रनगर और चंद्रनगर कि इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दी, जिसकी अलीवर्दी खां या जो पहले नवाब थे जिन्होंने मनाही कर रखी थी, तो इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। अब सिराजुद्दौला ने इनको रोकने की कोशिश की, फ्रांसीसी तो हट गए, इन्होंने बोला जी हम किलेबंदी नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी करना नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके बाद सिराज ने क्या किया? इनके खिलाफ एक जो था वो अभियान चलाया और जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्या किया इन्होंने? 1756 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और सिराजू की सबसे बड़ी गलती ये रही कि जब इसने कलकत्ता पर अधिकार किया तो ये वहाँ का एक अधिकारी था माणिक चंद, इसके हाथों में कलकत्ता को सौंप के कहाँ आ गया? मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो थी वो बंगाल की कैपिटल थी, ठीक है। कहाँ पे आ गया? मुर्शिदाबाद में। और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है। और जब कलकत्ता हाथ से निकलने की खबर जो थी वो क्लाइव को लगी, ठीक है। क्लाइव कहाँ था इस टाइम पे? क्लाइव कहाँ था? मद्रास में था। मैं क्लाइव से रिलेटेड आपको एक बात बता दूं, जो क्लाइव था ये महज एक क्लर्क की पोस्ट पर था, और आपको पता है कि क्लाइव जब इंडिया से वापस गया था तो इसने सुसाइड किया था, क्योंकि ये भारत में ऐसे गंदे काम करके गया था, घिनौने काम करके गया था, जिसकी वजह से इसको वहाँ जाकर सुसाइड करना पड़ा था। तो मैंने क्या बोला? क्लाइव जो था महज एक छोटे से क्लर्क की पोस्ट पर था। लेकिन सबसे पहले यहाँ से मैं क्लाइव और डुप्ले के बारे में कुछ बता दूँ। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी था, ठीक है। कौन था? फ्रांसीसी। तो डुप्ले फर्स्ट व्यक्ति था जिसने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू किया था। राजनीति मीन्स उत्तराधिकार के जो युद्ध होते थे कि कौन गद्दी पर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो सबसे पहले इसने उसमें भाग लिया था, ठीक है। कि जो उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुआ तो इसने किसी एक गुट का साथ दिया, ठीक है। क्या करते थे? किसी एक गुट का साथ देकर उसको अपने साथ मिला लिया करते थे। तो इसने सबसे पहले उत्तराधिकार संबंधी युद्ध में भाग लिया, ठीक है, भारतीयों के खिलाफ। और क्लाइव ने इसको देखकर इसकी नीति का क्या किया? अनुसरण किया, और वह क्लर्क की पोस्ट से कहाँ पहुंच गया? ये चालाकियां कर करके गवर्नर की पोस्ट पे पहुंच गया, ठीक है। और जब कलकत्ता हाथ से निकलने की बात जब क्लाइव को मद्रास में लगती है तो क्लाइव और एक और वाटसन, ठीक है, वो सेना लेकर जो है वो कलकत्ता की ओर आते हैं, और महज 6 महीनों में यानी कि जनवरी 1757 में वो कलकत्ता को फिर से अपने अधिकार में ले लेते हैं, फिर से उस पर कब्जा कर लेते हैं। देखो जून 1756 में क्या हुआ? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता छीन लिया, और उसके बाद 5-6 महीनों के अंदर जनवरी 1757 में कलकत्ता फिर से अंग्रेजों के हाथ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिसको भारतीयों ने कभी भी माना नहीं है, और भारतीय जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी कहीं पे लिखा नहीं है, वो सच्ची है या नहीं है इसका नहीं पता, लेकिन हमें वो पढ़नी है, ठीक है। तो क्या था? ब्लैक हॉल, ठीक है, ब्लैक हॉल की घटना, ठीक है। अब ये घटी है या नहीं घटी है नहीं पता, लेकिन एक ब्रिटिश ने लिखा, एक ब्रिटिशर था इतिहासकार हॉलवेल, उसने लिखा है कि सिराजुद्दौला ने एक 18 फीट लंबा, ठीक है, 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा जो एक कमरा था, उसने इसमें
140 अंग्रेजों को, कैदियों को नहीं सॉरी, अंग्रेजों को बंद कर दिया। ठीक है, और देखो उस टाइम भी ये महीना चल रहा था जून का, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कब कलकत्ता पर अधिकार किया था? जून के महीने में किया था। तो कहते हैं जून का महीना था और 18/14 का जो कमरा था उसमें इसने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, और जून का महीना था और दम घुटने से जो था 123 अंग्रेजों की डेथ हो गई थी, और सिर्फ 23 जो अंग्रेज थे वो जिंदा बचे थे। अब ये सच है या नहीं है, क्योंकि भारतीय कभी भी इस चीज़ को नहीं मानते और भारतीयों ने कहीं लिखा भी नहीं है, और ये सच भी नहीं लगती। देखो इतने छोटे से कमरे में 140 लोग कैसे आ सकते हैं? ठीक है, इतने छोटे कमरे में 146 लोग आ ही नहीं सकते, लेकिन एक ब्रिटिश इतिहासकार है हॉलवेल जिसने इस घटना का वर्णन किया है। सच्ची है झूठी है हमें नहीं पता, लेकिन इसका वर्णन जो है वो हुआ है। ठीक है, अब देखो जब अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और उनमें जब युद्ध हुआ सिराजुद्दौला में और अंग्रेजों में, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला, और यहाँ पे एक संधि हुई। ठीक है, एक संधि हुई जिसे क्या नाम दिया जाता है? अली नगर की संधि। अली नगर कलकत्ता को ही बोला जाता है, या कलकत्ता का पुराना नाम क्या है? अली नगर है। अब इसमें देखो इसकी शर्तें क्या क्या थी? जो अली नगर की संधि हुई उसकी शर्तें क्या क्या थी? सबसे पहली कि अंग्रेजों के जितने किले, दुर्ग या संपत्ति जो सिराजू ने कब्जे में ले लिए उसको वापस कर दिया जाए। ठीक है, और दूसरी क्या थी कि उनको कलकत्ता में किलेबंदी की इजाज़त दी जाए, और कहा कि आने वाले टाइम में अगर कोई बाहरी शक्ति उन पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसके बाद भी अंग्रेजों को इतनी सारी जो थी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल गई, सुविधाएं मिल गई, लेकिन अंग्रेजों का मन अभी भी नहीं भरा था, और उनकी दृष्टि थी कि कैसे नवाब को जो है गद्दी से उतारा जाए। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया, जो हमारे सिराजुद्दौला थे उनका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? मीर जाफर। और मैं आपको बता दूं ये ऐसा मूर्ख व्यक्ति था कि इसको क्लाइव का गधा भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्लाइव का गधा, क्योंकि क्लाइव ने जैसे चाहा वैसे ही इससे काम करवाया। तो सबसे पहले देखो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक था राय दुर्लभ, ठीक है, इसको भी अपने साथ, फिर एक था अमीर चंद, और एक था जगत सेठ, इसको बोला जाता था बंगाल का बैंकर, यानी कि बहुत अमीर व्यक्ति था ये। ठीक है, इन सब को इंटरनली अपने साथ मिला लिया, कुछ ना कुछ लालच देकर। क्यों? क्योंकि वो सिराजुद्दौला से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला ने उनको किलेबंदी करने से रोका था। हालांकि अली नगर की संधि से उनको बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं मिल गई थी, टैक्स इकट्ठा करने के अधिकार मिल गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को लगा कि कैसे इनको जो है वो गद्दी से उतारना है। तो इन सभी लोगों को जो था वो उन्होंने क्या किया, अपने साथ मिला लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, और देखो वो एक मौके की तलाश में थे कि कैसे इसको उतारा जाए गद्दी से। ठीक है, तो देखो आखिर में 23 जून 1757 ईस्वी, जिस दिन प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, उससे पहले अंग्रेजों ने क्या बोला कि सिराजुद्दौला ने अली नगर की संधि का उल्लंघन किया है। हालांकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि सिराजुद्दौला ने ऐसा कुछ किया, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिराजुद्दौला ने जो है वो अली नगर की संधि का उल्लंघन किया है, अली नगर की संधि की शर्तों को नहीं माना है। ठीक है, और वो अंग्रेज जो थे वो प्लासी के मैदान तक पहुंच गए, और जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चला वो भी अपनी सेना के साथ जो था वो प्लासी के मैदान में पहुंच गया। यहाँ पे आता है कि प्लासी का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पलाश का पेड़ था, इसलिए इस जो मैदान है इसका नाम प्लासी पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गई। तो 23 जून 1757। एक चीज़ मैं और बता दूं प्लासी के युद्ध के बारे में, ये एक ऐसा युद्ध है जो इतिहास में हुआ ही नहीं है। इस युद्ध में माना जाता है कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। ये युद्ध कभी वास्तविक रूप से लड़ा ही नहीं गया है, ये झूठा है। क्यों?
एक चीज देखो, इतने सारे जो इसका सिराजू का सेनापति था ये उनके साथ मिल गया था, बाकी लोग जो थे वो भी उनके साथ मिल गए थे, ठीक है। और एक नवाब की तरफ से मीर मदान और मोहन सिंह जो उनके मेन थे, मोहन सिंह और फ्रांसीसी भी थे। अब देखो फ्रांसीसी क्यों सिराजुद्दौला का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो अंग्रेजों से चिढ़ते हैं, अंग्रेजों ने उन्हें भी तो टक्कर दी थी, याद है ना, बांडीवाश के युद्ध में उनका जो प्रमुख केंद्र था पांडिचेरी वो उनसे छीन लिया था, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो नवाब के साथ थे, यानी कि सिराजुद्दौला के साथ थे, ठीक है। तो जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने प्लासी के मैदान में पहुंची तो शीघ्र ही जो था वो सिराजुद्दौला इस चीज़ को भांप गया कि जो उसके सेनापति प्लस जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों से जा मिले हैं, ठीक है। और इन्होंने कोई हलचल ही नहीं, ये निष्क्रिय रहे, ठीक है। और सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध के मैदान से भाग कर कहाँ चला गया, मुर्शिदाबाद। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद उनकी क्या थी, राजधानी हुआ करती थी, और वहाँ पे इनको मरवा दिया गया, ठीक है। किसने मरवाया? मीर जाफर के बेटे ने इनको मरवा दिया, ठीक है। क्लियर हो गई। तो सिराजुद्दौला की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब देखो बंगाल की गद्दी जो है वो खाली है, और अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ क्या सौदा किया था कि हम आपको जो है वो नवाब बना देंगे, तो ठीक है। तो 24 जून 1757 को मीर जाफर को जो है वो बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया जाता है, ठीक है। कब बिठाया? 24 जून 1757 को मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। और जब ये बंगाल का नवाब बना तो देखो ब्रिटिश ने क्या बोला कि 1,77,00,000 जो हमारा कलकत्ता में क्या था, फोर्ट विलियम, जो उनका किला था फोर्ट विलियम, उसको क्षति पहुंची है तुम्हारे युद्धों के कारण, ठीक है। तो पहले क्या डिमांड हुई, 1,77,00,000 जो है क्षतिपूर्ति हमें दी जाए। दूसरा, उनसे 3 करोड़ रुपए ले लिए उन्होंने, ठीक है। और उसमें से जो था 20 लाख अकेला क्लाइव ले गया था, ठीक है। 20 लाख अकेला क्लाइव ले गया। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी अंग्रेजों की जो डिमांड जो थी वो बढ़ती गई, और एंड में ऐसा हुआ कि जो सरकारी खजाना था वो खत्म हो गया, और मीर जाफर जो था वो ना नुकर करने लगा, ठीक है। और अंत में अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको बोला ये लो 15,000 मंथली पेंशन के रूप में लो, और गद्दी जो है वो साफ करो, गद्दी को खाली करो, ठीक है। और उसको पेंशन देकर उन्होंने किसको राजा बनाया, फिर इसी के ही दामाद मीर कासिम को, ठीक है। अब देखो अंग्रेज कैसे कैसे चाल चल रहे हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों को पता लग गया कि ये तो देशद्रोही है, इससे कुछ भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है उसके साथ कौन खड़ा रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके ही दामाद को, मीर कासिम को लालच देकर गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन मीर कासिम जो था वो एक इंटेलिजेंट पर्सन था, शक्तिशाली था, योग्य था। उसने क्या किया, सबसे पहले जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने मीर कासिम, ठीक है, जब गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले अपनी राजधानी चेंज करी, ठीक है। राजधानी चेंज करी, क्यों? मुर्शिदाबाद अंग्रेजों के पैर पड़े थे और वो कभी भी वहां पे पहुंच जाते थे। कंपनी को छोड़ो, कंपनी का एक छोटा सा व्यापारी जो था उसने भी मीर जाफर को बहुत बुरी तरह से लूटा था, ठीक है। तो उनके पैर वहां पड़े थे, नजदीक थी, जल्दी पहुंच जाते थे। तो सबसे पहले मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी बदलकर मुंगेर कर ली, ठीक है। क्या किया, राजधानी को चेंज करके मुंगेर ले गया। और अब उसने अंग्रेजों से कहा कि अब जो व्यापार करोगे उस पे आप 9% जो है वो टैक्स मुझे दोगे। पहले क्या किया था, 1717 में फर्रुखसियर ने उनको टैक्स फ्री कर दिया था, उनके व्यापार को, बिजनेस को, कि 3,000 जो है सालाना दो और जितना मर्जी व्यापार करो, चाहे कंपनी करे चाहे कंपनी का कोई अधिकारी करे, ठीक है। यानी कि 3,000 सालाना देकर जितना मर्जी व्यापार करो। अब मीर कासिम ने क्या कहा कि मुझे
9% जो है वो टैक्स चाहिए। ठीक है, जब देखो अब अंग्रेज तो देंगे नहीं, क्योंकि वो तो एक छोटा सा बंगाल का नवाब था, इनका टैक्स तो किसने माफ करा था? भारत का जो बादशाह था फर्रुखसियर, उसने माफ करा था, मुगल बादशाह था वो। ठीक है, अब इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, तो मीर कासिम ने क्या बोला, अगर तुम लोग टैक्स नहीं देते हो तो मैं, जो हमारे इंडियन हैं, इंडियन व्यापारी जो हैं, मैं उनको भी टैक्स फ्री कर दूंगा। क्या कहा इसने कि अगर तुम टैक्स नहीं देते हो, जो भारतीय व्यापारी हैं, भारतीय सामान जो है, मैं उसको भी टैक्स फ्री कर दूंगा। अब अंग्रेज इससे चिढ़ गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वदेशी सामान जो होता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। बात सिर्फ इतनी सी, जो विदेशी सामान था उस पर टैक्स नहीं लगता था, इसलिए वो क्या था, सस्ता था, और हमारे सामान पे टैक्स लगता था इसलिए वो महंगा था। जब दोनों को अगर देखो ये टैक्स नहीं दे रहे तो इनको भी मना कर दिया, तो एक लेवल पे आ गए, यानी कि वो समतल हो गए, एक लेवल पे आ गए, जिससे नुकसान हो सकता था अंग्रेजों का। ठीक है, तो उसने बोला मैं इंडियंस को भी टैक्स फ्री कर दूंगा, जो इंडियन व्यापारी उसको भी टैक्स फ्री कर दूंगा। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो थे वो उसके फिर से चिढ़ गए, और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और इनको जो था वो बंगाल छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, अब मीर कासिम ने क्या किया कि अपने जैसे जो अंग्रेजों के कारण दुखी थे उनको मिला लिया। तो उन्होंने क्या किया, एक त्रिगुट बनाया, जिसमें कौन कौन था, एक था आपका मीर कासिम, बंगाल का नवाब। ठीक है, और उसके बाद सेकंड था शुजाऊ दौला। ठीक है, ये कौन था, अवध का नवाब। ठीक है, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये कौन था, मुगल बादशाह, यानी कि भारत का बादशाह था। ठीक है, उस टाइम पे बादशाही चली, क्योंकि 1857 की क्रांति तक जो था बादशाह का काल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, अब 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी। क्या हुआ, क्या हुआ, मैं कंटिन्यू करूं, क्या हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी। कौन कौन थे, एक तरफ ये 3 थे और दूसरी तरफ कौन थी, VEIC, यानी कि अंग्रेज थे। ठीक है, अब देखो ये युद्ध सच में हुआ था, प्लासी के युद्ध की तरह नहीं था, ये सच में युद्ध हुआ था। और इसमें देखो ये जो था VEIC जीत गई और इनकी हार हुई। ठीक है, और अब ये तय हो गया कि अब जो है भारत पे, या भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पे किसका राज चलेगा, VEIC का। ठीक है, अब देखो युद्ध में मीर कासिम की हत्या कर दी गई, अब बचे 2 और इनके साथ एक संधि हुई। ठीक है, इनके साथ एक संधि हुई, मैं यहां बताती हूं। इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और किसके साथ हुई, मीर कासिम भाग गया, जिसको पकड़कर उनकी अंग्रेजों ने हत्या कर दी। अब बचे कौन, 2 लोग बचे, शुजाऊ दौला, सबसे पहला कौन था, शुजाऊ दौला, जो कि कहाँ का था, अवध का नवाब था। और दूसरा था हमारे पास शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब इलाहाबाद की संधि में देखो क्या क्या हुआ। शाह आलम को बोला गया कि आप बिना मतलब के आपने मीर कासिम का जो है वो साथ दिया, तो हर्जाने के रूप में से क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो थी वो क्या दे दी, दीवानी अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, मतलब अब जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो टैक्स आएगा, जो पैसा कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा, वो किसके पास जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा बादशाह के पास, किसके पास जाएगा, VEIC, यानी कि अंग्रेजों के पास जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया, दोहरा शासन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो कौन ले रहा है, अंग्रेज ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन कौन चला रहा है, दिल्ली से बादशाह।
ठीक है, क्योंकि मैंने बोला 1857 तक जो था बादशाही चली थी, मुगल सम्राट रहे थे, हालांकि वो इतने योग्य नहीं थे लेकिन थे। ठीक है, तो क्या हो गया, इनकम का बहुत बड़ा सोर्स जो था अब अंग्रेजों के हाथ में लग गया। अब अपनी वो मनमानी से जो थे वो टैक्स वसूल करेंगे लोगों से। ठीक है, और इसको क्या बोला, शुजाउद्दीन के साथ क्या किया उन्होंने, इनका एक किला था बहुत स्ट्रॉन्ग, आपने देखा होगा, आप शिवाजी देखते हो उसमें भी इस किले का जो है वो वर्णन हुआ है। चुनार का किला, इसको बोलते हैं अभेद किला, इसको कोई भेद नहीं सका था। ठीक है, चुनार के किले को इतना मजबूत था। ठीक है, चुनार का किला, तो चुनार का किला ले लिया। ठीक है, साथ में इलाहाबाद और एक है कड़ा, वो जगह इनसे ले ली। ठीक है, क्या किया देखो, एक तो इन्होंने चुनार का किला ले लिया, इलाहाबाद और कड़ा एक जगह का क्षेत्र का नाम है जो कि उन्होंने अंग्रेजों ने इनसे ले लिए। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करके ये जो गलतियां थी, चाहे मीर जाफर की हो, मीर कासिम की हो, इन गलतियों का नतीजा जो था, नुकसान जो था वो बंगाल क्यों, पूरे भारत को ही झेलना पड़ा। और ये अंग्रेज जो थे, ये वाले युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन युद्ध से ही अंग्रेजों ने जो था वो अपना कदम जमाया था भारत में। इससे पहले क्या था, वो सिर्फ व्यापार कर रहे थे। ठीक है, हमें टैक्स दे रहे थे और व्यापार कर रहे थे। सबसे बड़ी मूर्खता का काम 1717 में फर्रुखियर कर गया, जिसने टैक्स फ्री करा, और बाद में मीर जाफर की एक गलती की वजह से नुकसान झेलना पड़ा भारत को। धन्यवाद।